वो पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती पूरे मोहल्ले की रौनक बन गई थी। औरतों को पढ़ने से पाप लगता है। तो ये बात होती है ना कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लगती है। अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होठों को भिगो दिया। तो कहानी शुरू करने जा रहा हूं, सुनी। जंगली बूटी अमृता प्रीतम जी की लिखी ये कहानी है और कहीं ना कहीं ये कहानी समाज में प्रेम को लेकर के जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उसको दर्शाती है। तो कहानी शुरू करने जा रहा हूं, सुनी। अंगूरी अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वो अपने पति की दूसरी बीवी है, तो उसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून से निकाला जाए तो इसका पूरा मतलब बना दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नई हुई। और दूसरा वो इस बात से भी नई है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वो सारे महीने मिलाकर के भी 1 साल पूरा नहीं बनेगा। 5-6 साल हुए। प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी का क्रियाकलाप करने के लिए अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगूछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का ये अंगूछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद ही वो अंगूछा पानी में भीगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब ये अंगूछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा हो कि उस मरने वाली का तुम अब शोक मत करो, उसकी जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूं। और बस इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया। पर एक तो अंगूरी अभी आयु में बहुत छोटी थी और दूसरे अंगूरी की मां गठिया के रोग से जड़ी हुई थी, इसलिए गोने की बात 5 साल पर जा पड़ी थी। फिर एक एक करके 5 साल भी निकल गए थे और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गोना लेने गया था तो अपने मालिकों से पहले ही कहकर गया था कि या तो वो अपनी बहू को अपने साथ लाएगा और शहर में अपने साथ ही रखेगा, या फिर वो भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह वो अपने रसोई से 2 लोगों की रोटी नहीं देना चाहते थे। पर जब प्रभाती ने यह बात कही कि वो कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोतकर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक ये बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या औरतों से घूंघट नहीं उठाया था, पर धीरे धीरे उसका घूंघट छीना हो गया था। वो पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती पूरे मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पांव में पहनी होती थी और एक उसकी हंसी में। चाहे वो दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब बाहर निकलती एक रौनक उसके पांव के साथ चलती हुई आती थी। ये क्या पहना है अंगूरी? ये तो मेरे पैर की छैला चूड़ी है। और उंगलियों में क्या है? ये तो बिछुआ है। और ये बाहों में? ये तो पछेला है, पछेला। और माथे पर क्या पहना है? आलीबंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना, तगड़ी बहुत भारी लगती है। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाका टूट गया है। कल शहर से जाऊंगी, टाका भी गड़वाऊंगी और नाक की कील भी लगवाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था, इतना बड़ा मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपनी चांदी के गहने एक मड़क से पहनती थी, एक मड़क से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फिरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वो बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास जरा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही थी और सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते थे, जिससे कुएं के इर्द गिर्द अक्सर पानी गिरा होता था और ये जगह बड़ी ठंडी रहती थी। क्या पढ़ती हो बीबी? एक दिन अंगूरी जब आई तो मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी?
मुझे पढ़ना नहीं आता। सीख लो। नहीं। क्यों? औरतों को पढ़ने से पाप लगता है। औरतों को पढ़ने से पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता। नहीं, मर्द को नहीं लगता। ये तुमसे किसने कहा? मैं जानती हूं। फिर मैं तो पढ़ती हूं, मुझे पाप लगेगा। शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ ना कहा। वो अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस कुथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे के आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुथा होता है कि रोटी तो क्या, चाहे पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर। वो इतने सख्त मैदा की तरह गुथी हुई थी कि जिससे मठरियां तली जा सकती थी। और मैंने इस अंगूरी के प्रभाती को भी देखा हुआ था, ठिगने कद का, ढलके हुए मुंह का कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके ख्वाबिंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुथी लुई को पकाकर खाने का हकदार नहीं, वो इस लुई को ढककर रखने वाला कठवत है, कठवत। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उससे मैं उसके गांव की छोटी मोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, भाई बहनों की और खेत खलियानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5 साल की, जब वो किसी के पाँव पूज लेती है। कैसे पूछती है पाँव? लड़की का बाप जाता है फूलों की एक थाली लेकर, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। ये तो एक तरह से बाप ने पाँव पूज लिए ना, लड़की ने कैसे पाँव पूजे? लड़की की तरफ से ही पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती, लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती। नहीं, कोई भी लड़की नहीं देखती ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर कुछ सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती है ना, वो देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम भी करती है? कोई कोई। जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता। मुझे असल अंगूरी की वो बात स्मरण आ गई थी कि औरतों को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस हिसाब से प्रेम करने से तो पाप लगता ही होगा। लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर क्यों करती है वो प्रेम? जे तो ये बात होती है ना कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लगती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है दुनिया का, और कुछ अच्छा नहीं लगता। सच, मैं जानती हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा है? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या? वो तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। ये तुम्हें कैसे मालूम कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या, वो ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। वो उसको बहुत चीजें ला करके देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियां लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी लाता था। ये तो चीजें हुई ना, पर तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि उसने उसे जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर उससे प्रेम क्यों करने लगी थी? प्रेम तो यूं भी होता है ना अंगूरी। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाए, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वो जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर मिठाई में छुपाकर या पान में डालकर खिला देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई मत खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया झेलेगी।
अपना किया झेलेगी। कहने को तो अंगूरी ने कह दिया, फिर शायद उसे सहेली पर स्नेह आ गया या तरस आ गया। दुखे हुए मुंह से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बावरी। बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठकर गाने गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेता है बहुत गाता है, रोता भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से कुछ ना पूछा। और अब बड़े थोड़े ही दिन की बात है, एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती 20 गज दूर से उसकी आने की आवाज सुनाई दे जाती थी, पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहां खोई हुई थी। मैंने किताब से सर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितने ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीबी जी मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मेरा नाम लिखना सिखा दो, किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर ना दिया, एकटक मेरे मुंह की ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर भी जवाब ना दिया और एकटक सामने आसमान की ओर देखने लगी। यह दोपहर की बात, मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई थी। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बड़ी सिमटी हुई थी, शायद इसलिए कि शाम की ठंडी हवा देह में थोड़ी थोड़ी कपकपी छोड़ रही थी। मैं अंगूरी की पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा, हो बैरी कैसे काटू जौवनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपने आंखों में कांपते आंसू रोक लिए और उसकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। आता है, ये तो तेरी सखी गाती थी, उसी से सुना होगा। फिर मुझे भी सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा कर सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे ये सारा हिसाब वो अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कापे करेजवा। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कापे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कापे बदरवा। अंगूरी एकटक मेरी मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, फगली कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मेरा हाथ उसके कंधे पर रख भी गया, पर मैंने ये बात पूछना ठीक नहीं समझा। इसकी जगह मैंने पूछा, तूने खाना खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि अंगूरी की सारी देह कांप रही थी। जाने अभी अभी उसने जो गीत गाया था, बरखा के मौसम में कांपते बादलों का, गर्मी के मौसमों में कांपने वाली हवा का और सर्दी के मौसम में कांपने वाले कलेजे का, उस गीत का सारा कंपन अंगूरी की देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी खुद ही बनाती है। प्रभाती मालिकों के यहाँ रोटी बनाता है और मालिकों के घर से ही खाकर आता है, इसलिए अंगूरी को उसकी रोटी का आहार नहीं था। इसलिए मैंने फिर कहा, तूने आज रोटी बनाई या नहीं? अभी नहीं। सवेरे बनाई थी, चाय पी थी? चाय? आज तो दूध ही नहीं। आज दूध क्यों नहीं लिया? वो तो मैं नहीं लेती, वो तो तू रोज चाय पीती है। पीती हूं, फिर आज क्या हुआ? दूध तो राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार। सारी रात पहरा देता। वो सवेरे सार खूब उनिंदा होता है। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वो सवेरे ही हमारे घर से चाय का गिलास मांगा करता था, कभी किसी के घर से तो कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वो कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और जब से अंगूरी आई थी, वो सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले आता था, अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था, और अंगूरी, प्रभाती और राम तारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे।
और साथ ही मुझे याद आया कि रामतारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ है। मुझे दुखी हुई हंसी आई और मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने पिछले 3 दिन से चाय नहीं पी? ना। अंगूरी ने जुबान से कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला ना गया। लग रहा था कि अंगूरी ने रोटी खाई भी होगी तो ना खाने जैसी। रामतारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, एक हरा बदन, जिसके पीछे हल्की हल्की हंसती हुई शर्माती आंखें थी और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलने वाले अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लगे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी। ना जाने उसने चाय में ही। और अंगूरी की सारी आवाज उसके आंसुओं में डूब। तो दोस्तों, ये थी अमृता प्रीतम की लिखी कहानी जंगली बूटी। और जाहिर है हमने भी अपने बचपन में कभी ना कभी जंगली बूटी के किस्से सुने ही हैं, जिनको खाने से प्रेम हो जाता है। आप बताइए, आपको कैसी लगी ये जंगली बूटी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, द लिव बशीर शो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।